नमस्कार, मैं हूं सागर भारद्वाज और हमारे साथ हैं रमेश गेरा जी, जिन्होंने भारत में कृषि की पूरी परिभाषा को ही चेंज करके रख दिया है। आज देश के किसान इनसे नई तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं और अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। यकीन मानिए, रमेश गेरा जी ने जिन लोगों को भी अपनी तकनीक के बारे में बताया, आज वे किसान खुशहाल हैं और मुनाफे में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको मिस्टर रमेश गेरा जी से। हाँ, हमारे इंडिया डेली लाइफ के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपके साथ ये किसान वर्ग कैसे जुड़ते चले गए। आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम आपने पहले ही बताया, मेरा नाम रमेश गेरा है। अभी तो मेरी करीब 66 साल उम्र है। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। मैंने NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग की थी। वैसे हिसार का रहने वाला हूँ, वो मेरा होम टाउन है। तो इंजीनियरिंग के बाद तो मैं फिर कारपोरेट सेक्टर में जॉब में आ गया था और करीब 35 साल मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं जॉब में रहा हूँ। जब मैं जॉब में था तो नौकरी के सिलसिले में करीब 11 देश घूमने का मुझे मौका मिला, जिनमें जापान भी है, कोरिया भी है, ताइवान और बहुत सारे यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज, कुल मिलाकर 11 देश में घूमा हूँ अपने नौकरी के सिलसिले में। तो पहले हाइड्रोपोनिक से शुरू किया, फिर इंडोर हाइड्रोपोनिक, फिर आउटडोर पर निकल गया, फिर माइक्रो ग्रीन्स को स्टडी किया, फिर उसको भी सफलता में कन्वर्ट किया, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। उसके बाद फिर मैंने और भी कई सब्जेक्ट ऐड किए। अभी तो कम से कम 7-8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरी पूरी तरह से मास्टरी है। जैसे आपका माइक्रो ग्रीन्स है, या उसके बाद आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक तो मैंने बताया ही है। फिर सेफ्रॉन कल्टीवेशन के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च वर्क किया। उसके लिए मैं कश्मीर भी चला गया, वहाँ से काफ़ी परेशानियां भी हुई, गालियां भी खाई, लेकिन फिर भी लगे रहे तो फिर उसमें भी सफलता मिल गई। फिर अभी इसी साल मैंने ऑर्गेनिक ये अपना कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी उसका भी शुरू कर दिया है, तो वो भी बहुत अभी अच्छा सफल हो गया है। ऐसे मेरा अपना एक जो मिशन, अपना विजन, वो एक देश सेवा करना और हर साल कोई नए सब्जेक्ट को लेकर आना, उसको पूरी तरह से स्टडी करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसमें सफलता लेकर आना, उसको फिर लोगों को सिखाना। और सिखाने में जो अच्छे परिवारों की फैमिलीज जो होती हैं, जो हाई वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनसे मैं बड़ी अच्छी फीस लेता हूँ, उससे मेरी बहुत अच्छी आमदन होती है। लेकिन जितना पैसा मैं कमाता हूँ उसमें से 25 से 30% जो लोअर क्लास फैमिलीज हैं उनमें मैं बांट देता हूँ। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज जो आती हैं उनको तो मैं 50% डिस्काउंट देता हूँ, स्टूडेंट से कभी कुछ नहीं लेता। और जो पुअर फैमिली से आते हैं, कोई किसी की सब्जी की ठेली लगाता है, तो कोई रंग रोगन का काम करता है, कोई तो लेबर है, मिस्त्री है, उनके बच्चे भी आते हैं, उनसे मैं कोई फीस नहीं लेता। साथ ही साथ उनको अपने यहाँ ठहरने को भी जगह देता हूँ और खाना भी तीनों दिन 2 दिन जितना दिन यहाँ ठहरते हैं सबको मैं यहीं पर ही देता हूँ। तो उसके बाद भी मेरी बहुत अच्छी आमदन हो जाती है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और अब मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं चलाता हूँ वो पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, और ऑनलाइन जो प्रोग्राम चलाता हूँ तो वो विदेशों से भी बहुत। तो आपको आपके आपके मन में कैसे आया ये किसान बनने का, और या फिर किसान मतलब ये टेक्निक आपने कैसे सीखी? तो आपका प्रश्न है कि एक इंजीनियर होकर भी आप फार्मिंग में एंटर किए। क्या है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, सन 2017 नवंबर की बात है, तो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई, मेरी पत्नी, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके जस्ट बाद से मैं अकेला हो गया था। अब अकेला हो गया तो बहुत मुश्किल में था। मैं पहले जैसे बताया ब्रह्म कुमारीज वगैरह भी जाना शुरू किया, लेकिन 6 महीने जाता रहा, फिर लगा कि मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, ये ब्रह्म कुमारी का रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर जाना बंद कर दिया वहाँ पर। जब बंद किया तो फिर घर में फिर अकेला हो गया। फिर एक बार ऐसे ही अपने घर की बालकनी में बैठा था, तो नीचे से एक ठेली वाला जा रहा था, जो कि गमले वगैरह जिसमें ठेली में थे, उसको मैंने ऊपर बुलाया। तो उसने आकर के सबसे पहले एक मनी प्लांट मैंने मेरे कहने पर घर में लगाया। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ का किसान हमेशा यही बात बोलता है कि वो हमेशा घाटे में रहता है। कभी उस पर मौसम की मार पड़ जाती है, कभी कहता है कि सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। तो हमेशा से यही रोना रहा है किसान का कि वो हमेशा से घाटे में रहा है। फिर आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, और आपने मतलब किसान को कैसे, मतलब क्या करना चाहिए जिससे उसको प्रॉफिट हो?
आखिर क्यों किसान हमारे यहाँ का घाटे में हमेशा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है आपके अनुसार? एक्चुअली क्या है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है और किसानों को भी बदलने की बहुत सख्त जरूरत है, बदलाव की तरफ उनको भी जाना चाहिए। जो पुरानी टेक्निक जो 200, 300, 500 साल, 1000 साल से चली आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं। पानी का बहुत नुकसान, फर्टिलाइज़र का नुकसान, फसलों का नुकसान, आंधी तूफान से नुकसान, बर्ड्स आ गए, एनिमल घुस गए, टिड्डी दल आ गया, बाढ़ आ गई, इन सब से नुकसान होता रहता है। ये सब ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके की खेती है, ये उसके नुकसान है। उसी के चलते किसानों को नुकसान ज़्यादा होता है, कमाई बहुत कम होती है। वो हमेशा अधिकतर वो नुकसान में ही रहते हैं, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज से इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो लेकिन अभी जो आधुनिक तकनीक है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जितने भी ये बाहरी तत्व हैं, जैसे बरसात है, ओलावृष्टि है, टिड्डी दल है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो इन सब से बचाव करना चाहिए। और नए तरीके हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो सब मेरे यहाँ लैब सब सिस्टम में आपको दिखाऊंगा भी। तो जितनी आधुनिक तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए और आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए। उसमें आपकी लेबर कॉस्ट भी काफ़ी घट जाती है, वाटर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, सब कुछ बहुत घट जाता है और मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है। तो सर अभी आप कौन कौन से तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, या मतलब लोगों को जो सिखाते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं कृषि के? और दूसरी बात ये है कि लोग इसमें कितना रुचि ले रहे हैं? उसमें एक हाइड्रोपोनिक्स भी है, एक टेक्नोलॉजी, एक एरोपोनिक्स है, एक्वापोनिक्स है। इसके अलावा अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मल्टी लेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और इसके ये 5-6 तो टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो जब मैं आपको लैब में लेकर जाऊंगा तो हाइड्रोपोनिक्स में फिर कई तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो उस वहाँ तक हम आपको धीरे धीरे अपने लैब में लेकर जाएंगे। तो ये 6-7 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें मैं केसर की खेती भी अपना कर रहा हूँ। उसमें जो एरोपोनिक्स टेक्निक है उसमें हम केसर की खेती करते हैं। जो केसर सिर्फ कश्मीर में होता है वो हम लैब के अंदर कश्मीर का क्लाइमेट क्रिएट करके करते हैं। तो इसके अलावा एक मेरा और भी सब्जेक्ट है जिसको हम कॉर्डिसेप्स बोलते हैं, हिंदी में उसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं। ये सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही होती है। हिमालय पर्वत की भी बहुत ऊंचाई चोटियों पर होती है। अभी उसकी भी हमने एक लैब डेवलप किया, तो ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से मेरे करीब 7-8 टेक्नोलॉजीज हैं और इन 7-8 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब 15-20 तरह की डिफरेंट वेराइटीज सब्जियों की और फलों की हम ग्रो करते हैं, जो मैंने आपको बताई है। जी। रमेश गेरा सर ने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है, लेकिन अब हम आपको इनकी लाइव फार्मिंग दिखाते हैं आपको। ये है सर की हाइड्रोपोनिक फार्मिंग लैब। आइए चलते हैं तो इसके बारे में पूछते हैं। सर ये क्या है और कैसे इसमें खेती होती है? जी सर, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली अब हम अपनी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की लैब में आ गए हैं। ये आउटडोर सिस्टम है। आउटडोर मतलब जो कमरे के बाहर, घर के अंदर नहीं, बाहर होती है। तो एक पॉली हाउस है ये। हमने एक छोटा मॉडल पॉली हाउस यहाँ पर डेवलप किया है, जो कि एक लैब है, जो कि लोगों को पढ़ाने और सिखाने, डेमो पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। ये कमर्शियल लेवल की फार्मिंग नहीं है। कमर्शियल लेवल पर काफ़ी बड़े स्केल पर यही होता है। तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पहले तो मैं बताऊंगा होता क्या है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ये पानी के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं। सॉइल लेस टेक्निक है, सॉइल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी आपने रमेश गेरा सर से सीखा हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तकनीक के बारे में आप पहले से जानते थे या नहीं? इस तकनीक के बारे में आप क्या कुछ सीखना चाहते हैं? सारी चीज़ें हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली तकनीक के बारे में बताएंगे।